सुप्रभात सभी दर्शकों को मैश प्रोजेक्ट फाउंडेशन और डेली हंट की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम अस्मिता जगवानी है और मैं आज के सेशन में आपकी मॉडरेटर। हर साल 22 जून के दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस साल का थीम है मानवता के लिए योग और आज का सेशन मुख्य रूप से योग और महिलाओं के स्वास्थ्य पर केंद्रित है। योग करने का सबसे ज्यादा श्रेय तो हमारे ऋषि मुनियों को जाता है। सदियों से ये माना जाता है कि योग करने से लंबी उम्र होती है। सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया साल 2015 में। योग एक ऐसी कला है जो हमारे शरीर, मन और आत्मा को एक साथ में जोड़ती है और हमें मजबूत और शांतिपूर्ण बनाती है। योग आवश्यक इसलिए है क्योंकि ये हमें फिट रखता है और तनाव को कम करने में मदद करता है और समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखने में ये कार्यरत है। शरीर, मन और आत्मा को नियंत्रित करके योग हमें अच्छा जीवन जीने में मदद करता है। योग आसन शक्ति, शरीर में लचीलापन और आत्मविश्वास को विकसित करने में काफी सहयोगी होता है और योग सत्र में मुख्य रूप से व्यायाम, ध्यान और योग आसन शामिल है जो विभिन्न मांसपेशियों को मजबूत करते हैं। थोड़ा सा मैं अपने बारे में आप लोगों को इसके साथ बताना चाहती हूँ। मैं जैसे कि मैंने बताया, मेरा नाम अस्मिता जगवानी है और मैं वैसे अभी फिलहाल केपीएमजी ग्लोबल सर्विस में एक बिजनेस पार्टनर के रूप में काम करती हूँ और हमेशा से ही मुझे लोगों के स्वास्थ्य और अच्छे मनोबल के प्रति काम करते रहने का रुझान रहा है और मैं रेकी प्रैक्टिशनर भी हूँ। मैंने रेकी हीलिंग की प्रैक्टिस 2020 में शुरू की और मुझे बेहद खुशी है कि काफी लोगों के मानसिक, शारीरिक और इमोशनल एस्पेक्ट के हिसाब से उन्हें जहाँ भी दिक्कतें होती है उनके साथ उनकी जिंदगी को बेहतर करने में मैं उन्हें सहयोग कर पाती हूँ। आज इस सबको ध्यान में रखते हुए मैं आप सभी को फिर से स्वागत करती हूँ आपका कि आपने समय निकाला और आज अपने आप को चुना आपने और अपने लिए इस सेशन में आया। हमारे साथ हैं आज रिचा निगम जी जो कि फाउंडर है और होलिस्टिक हीलिंग थेरेपिस्ट हैं NYMC में, जो कि है निर्मल योगा एंड मेडिटेशन सेंटर। ऋचा जी औरतों के सहयोग में उनकी हीलिंग के लिए एक 3 डायमेंशन अप्रोच को फॉलो करती हैं, जहाँ की उनका शारीरिक, मानसिक और इमोशनल वेलनेस को नेचुरल योगा टेक्निक्स के थ्रू उनका सहयोग करती हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हम इनके साथ कुछ बातचीत करेंगे और जानेंगे कुछ योगा के अलग अलग प्रकार और कैसे ये औरतों के लिए बेनिफिट्स लेकर आता है। उसके बाद एक छोटी सी लाइव वर्कशॉप भी करेंगे। वेलकम योगिनी ऋचा निगम। बहुत बहुत धन्यवाद अस्मिता जी। सबसे पहले तो मैं अपने सभी दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने हृदय की गहराई से देना चाहती हूँ। और जैसे कि अस्मिता जी ने मेरा इंट्रोडक्शन आपको पहले ही करा दिया है, मैं निर्मल योग मेडिटेशन सेंटर की फाउंडर, होलिस्टिक हीलिंग थेरेपिस्ट, थेरेपेटिक योगा एंड लीड इंस्ट्रक्टर हूँ मैं। और बस मेरा एक जीवन का ये उद्देश्य है कि मैं महिलाओं के लिए कुछ इस जीवन में करके जाऊँ। तो इसी अभियान में मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ। जैसे कि अस्मिता जी ने बताया कि योग से हम बहुत कुछ अपने ऊपर काबू पा सकते हैं, अपने बीमारियों पे नियंत्रण कर सकते हैं, चाहे वो हमारा फिजिकल एस्पेक्ट हो, चाहे वो इमोशनल एस्पेक्ट हो या फिर हमारा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट हो। और यकीन माना जाए तो ये 3 डायमेंशनल अप्रोच जो है, इसी को ही आप अगर फॉलो करते हैं तो ही आप स्वस्थता को पा सकते हैं। क्योंकि स्वस्थ होने का अर्थ ये नहीं है कि केवल आप फिजिकल रूप से स्वस्थ हो जाइए, फिर इसमें वो पतला हो या मोटा हो ये मैटर नहीं करता है। आपको इमोशनली बैलेंस होना चाहिए, आपको मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए और आपको फिजिकली फिट होना चाहिए। ये तीनों ही आपके जीवन में अगर बैलेंस है तो आपके हार्मोन बैलेंस रहेंगे पूरी तरीके से। हार्मोन बैलेंस रहेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा और आप उससे अपने स्वस्थ जीवन की तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए दीर्घायु को प्राप्त होंगे। योग हमें दीर्घायु प्राप्त कराता है।
तो सभी कुछ जो है वो हमारे पूरी बॉडी पर वर्क करने के बाद ही विजय प्राप्त होती है और हम अपने आप को पूर्णतः स्वस्थ कह सकते हैं। बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ आज जुड़े हैं और देखते हैं आगे बहुत कुछ होगा जो हमारे दर्शकों को आपसे सीखने को मिलेगा। तो फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं कुछ आपके बारे में जानना चाहूँगी और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे दर्शक भी बिल्कुल जानना चाहेंगे कि आपका सफ़र कैसा रहा और कुछ स्पेसिफ़िक चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो ऋचा जी अगर आप मुझे बता सकें कि आपका जो ये पूरा रुझान था योग के प्रति और जो पूरी आपकी जो अभी तक का जो सफ़र रहा है, जो आपने ये चीज़ें सीखी हैं और लोगों को सिखाई हैं, उस सफ़र जी, के बारे में अगर थोड़ा-सा आप हमें बताएँगे? जी, बिल्कुल धन्यवाद मुझे अपनी बात कहने का इस प्लेटफ़ॉर्म पे मौका देने के लिए। देखिए क्या होता है ना हम महिलाओं की एक बहुत ही अच्छी आदत होती है कि हम हर चीज़ में परफेक्ट होना चाहते हैं। परफेक्ट मदर, परफेक्ट वाइफ, परफेक्ट बेटी, परफेक्ट सोशल इन्फ्लुएंसर, परफेक्ट हर चीज़ में परफेक्शन चाहिए। चाहे ऑफिस हो चाहे घर हो। और इस परफेक्शन के चलते जो है वो छोटी छोटी जो बातें होती है ना ये हमें कब तनाव दे जाती हैं वो हमें पता ही नहीं चलता है। और ये जब तनाव हमारी बॉडी पे काम करता है आकर के और हमें ये रिफ्लेक्ट होता है तब तो पता चलता है जब हमें थायराइड का प्रॉब्लम होने लगता है, पीसीओडी का प्रॉब्लम होने लगता है, बॉडी में पेन रहने लगता है, हर समय बॉडी एक थकी सी महसूस होती है, कोई एनर्जी नहीं, कोई उत्साह नहीं जीवन में। इस तरीके की जब हमें प्रॉब्लम्स फेस होती हैं ना फिजिकल मेंटल और इमोशनल वेलबींग में तो हमको मालूम पड़ता है कि हाँ ये कुछ गड़बड़ है। फिर भी हम स्ट्रेस की तरफ ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। हम क्या करते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं और अपनी मेडिसिन ले लेते हैं। डॉक्टर आपके बीमार तन का इलाज कर सकता है पर बीमार मन का इलाज तो आपको स्वयं ही करना होता है। बस इसी तरीके से ये समझिए कि आपकी तरह मैं भी एक बहुत ही साधारण सी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हुई महिला थी। मैं भी परफेक्शन में आगे बढ़ रही थी और परफेक्शन का इम्तिहान देते देते कब मेरे अंदर तनाव आ गया मुझे भी नहीं मालूम पड़ा था। मेरे हेल्थ बहुत ज़्यादा हो गई थी। मैं बिल्कुल एकदम जैसे आप लोगों ने देखा होगा अपने कभी सीरियल में टुन टुन होती थी उस तरीके की मेरा पेट मेरा हाथ मतलब पूरी बॉडी इतना ज़्यादा हैवी वेट हो गया था और स्ट्रेस इतना भयंकर था कि मुझे चेस्ट पेन होने लग गया था। इतना पेन था कि मैं लेट करके उठती थी तो मैं चीखती थी और मुझे रीज़न नहीं मालूम पड़ रहा था कि क्या हो रहा है क्योंकि स्ट्रेस की तरफ तो ध्यान ही नहीं जाता है। महिलाओं का मेंटल हेल्थ बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता है, ना घर वाले ध्यान रखते हैं, ना महिलाओं खुद ही ध्यान रखती है कि उनकी एक ज़िंदगी जो है वो एक इमोशन के साथ ही स्टार्ट होती है। ये हम लोग को खुद पता ही नहीं होता है, बहुत सी महिलाओं को नहीं पता होता है। तो ये सब प्रॉब्लम फेस करने के साथ-साथ मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लग गया, मुझे जो है वो धीरे-धीरे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम हो गई, मुझे साइटिका का प्रॉब्लम हो गया, मुझे स्लिप डिस्क तक हो गया था। फिर उसके बाद जो है जब इन सब समस्याओं से घिरने लगी तो मुझे है ने रिमाइंड कराया लगी और जो सब गुरु हमारे नाना जी थे मेरे जो कि आरएसएस के अध्यक्ष भी थे राष्ट्रीय शिक्षक संघ के। उन्होंने मुझे योग की शिक्षा दे रखी थी पर होता है कि जिंदगी में कभी हम किसी चीज को सीरियसली नहीं लेते हैं। मैंने भी नहीं लिया था। जब आफ्टर मैरिज ये सब प्रॉब्लम्स मुझे घेरने लग गई तो मुझे किसी ने रिमाइंड कराया कि आपको जो सीखा हुआ है उसको आप अप्लाई क्यों नहीं करते अपने ऊपर। जी। तो चलो ठीक है क्योंकि मेडिसिन खाने से तो अच्छा है कि यही अप्लाई कर लेते हैं पहले। तो मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया। डे बाय डे मुझे इम्प्रूवमेंट फील होना स्टार्ट हो गया। फिर मैंने जो मेडिटेशन सीखा था मैंने 15 साल से मेडिटेशन कर रही हूँ। मैंने वो मेडिटेशन धीरे धीरे करके अपने ऊपर अप्लाई करना स्टार्ट किया। जब धीरे धीरे मैंने देखा कि मेरा जो है वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ठीक हो गया, मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक आने लग गया, मेरा जो है जो पेन रहता था बॉडी में वो ठीक होने लग गया। धीरे धीरे मैंने देखा कि मेरे जो है साइटिका प्रॉब्लम भी ठीक हो गई है, मुझे जो है स्पॉन्डिलाइटिस सर्वाइकल का प्रॉब्लम था वो भी एकदम ठीक हो गया है बिना मेडिसिन के। फिर मेरा जब स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम हुआ था फिर भी अपनी सेल्फ हीलिंग उसके बाद में मैंने जो आसन थे उनको कस्टमाइज किया अपने लिए और उनको अपने ऊपर अप्लाई किया। मेरा मैंने स्लिप डिस्क तक अपना योग से ठीक किया है। मैंने सिर्फ 1 मंथ मेडिसिन ली थी जब एक्यूट पेन था। उसके बाद पूरा जो है वो अपना स्लिप डिस्क मैंने अपने योग से ठीक किया। मुझे भरोसा हुआ कि मैं जब ठीक हो सकती हूँ तो कोई भी महिला ठीक हो सकती है। बस इसी इंस्पिरेशन ने मुझे जो है वो अपना आइडियल खुद बनाया और मैं इस जर्नी पर निकल पड़ी। अब महिलाओं के ऊपर फोकस करने का मेरा सिर्फ एक ये मोटो था क्योंकि महिला परिवार की धुरी होती है। अगर कहते हैं ना कि एक महिला अगर शिक्षित है तो 3 पीढ़ी को शिक्षित करती है और अगर एक महिला को हम स्वस्थ रहने के तरीके बता देते हैं तो वो पूरे घर के माहौल को ही अच्छा कर देती है और 3 पीढ़ी को वो भी स्वस्थ रहने के तरीके बताती है।
तो मेरा फोकस महिलाओं पे हो गया, क्योंकि जब महिलाएं नाराज होती है तो एक महिला के अनहेल्दी फीलिंग से पूरा परिवार सफर करता है। पता ही नहीं चलता है कब वो बच्चों को डांट रही है, कब वो हस्बैंड से झगड़ा कर रही है, लाइक इस टाइप के, या इरिटेट हो रही छोटी छोटी बात पे। ये सब आपके घर के माहौल में निगेटिविटी बहुत ज्यादा डालते हैं। तो कैसे पॉजिटिव रहा जाए, कैसे हेल्दी रहा जाए, ये सब सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है उस महिला को जो पूरा परिवार संभाल रही है। तो इसीलिए मैंने बिल्कुल। महिलाओं का जीवन में उद्देश्य लाने के लिए ये बीड़ा उठाया। और अभी तक मैं 5000 सेटिस्फाई हमारे जो क्लाइंट्स कहेंगे वो हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं स्टार्टिंग से 2013 से लेके अभी तक, क्योंकि 2013 पे मैंने अपना वेट 15 केजी रिड्यूस किया था इसी थेरेपी से। और फिर मैंने जो है जो वेट लूज है उस पर अपना वर्क करना स्टार्ट किया, और बाकी की वेलबींग पे धीरे धीरे करके। अभी मेरा क्योंकि ऑनलाइन भी है और अब्रॉड और ऑल इंडिया लेवल पर भी है, साथ में मेरा फिजिकल सेंटर लखनऊ में सेटल है। तो मेरा ये उद्देश्य हो गया कि जब ऑनलाइन है तो कम से कम मैं 1 लाख महिलाओं को तो जो है अपने तरफ से हेल्प करना चाहूंगी, और इसी बिल्कुल। अभियान में मैं साथ आगे बढ़ रही हूँ। आप सभी का सहयोग अपरिहार्य है हमारे लिए। बिल्कुल, आपका पूरा जो आपने सफ़र हमें बताया है और जो आपका इंस्पिरेशन है, इतना प्रेरणात्मक है। आपने जैसे हर एक चीज़ को अपने आप के साथ कनेक्ट करके जो ये उठाया है ज़िम्मा कि, और बिल्कुल आपने तो महात्मा गांधी की बात कह दी कि उन्होंने यही कहा था कि आप एक महिला को शिक्षित करेंगे तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। तो अगर अब हेल्थ और वेलनेस में भी हम महिलाओं को बिल्कुल इस बात का ज्ञान देते हैं, तो अब सीधी बात है कि वो तो आगे बढ़ता ही रहेगा। तो काफ़ी अच्छा लगा, और जैसा कि आपने बताया, आपने खुद इतनी सारी प्रॉब्लम्स जो महिलाओं को हो रही है, अपने आप जो आपके साथ बीती, आपने उस पे वर्क किया। तो आप जैसे-जैसे सेशंस लेते हैं, तो कैसे आपको महिलाओं की क्या अधिकतम आपको जो सुनने में आता है कि हेल्थ प्रॉब्लम्स जो होती हैं, और कैसे योग के द्वारा हम उसको ठीक कर सकते हैं? देखिए, जैसे जब भी हम अपने यहाँ किसी भी महिला से इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे आप कोई आता है हमारे पास, तो हम सबसे पहले उसकी मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं। मेडिकल हिस्ट्री लेने के बाद में हम उनकी अगर कोई पैथोलॉजी रिपोर्ट्स होती हैं वो भी देखते हैं, जिससे कि हमें ये मालूम पड़े कि जो इनका प्रॉब्लम है वो केवल फिजिकल है या फिर उनका मेंटल इमोशनल भी इसमें रोल जी। है उसका। तो फुल हम उनका जो है वो बिहेवियर काउंसलिंग के लिए, थेरेपी करने के लिए पूरा मेडिकल हिस्ट्री लिया। फिर हम लोग केस स्टडी करते हैं, तो उस केस स्टडी के बाद में जो हमारे हमने इतने सालों से हमारी संस्था ने रिसर्च किया है, उस रिसर्च के आधार पे हम लोग उनकी पर्सनल फाइल रेडी करते हैं। उस पर्सनल फाइल रेडी करने के बाद में हम उनको जो है जो आसन कराने हैं, जो मेडिटेशन कराने हैं, जो हमको उनको क्रिया देनी है, वो सारा जो है करके, और आईबीसी काउंसलिंग भी हम लोग करते हैं। वो सारी चीज़ करने के बाद में क्या डाइट्स वगैरह रहेंगी वो उसमें मेंशन करते हैं, और आफ्टर देन हम उनको बताते हैं। तो जब हमने रिसर्च किया तो हमें ये पता चला कि आजकल पीसीओडी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लोगों में हो रही है, डायबिटीज़ है, हाई बीपी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, इवन वेरिकोज वेन है, ये सब प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा देखने में आ रही हैं। और अगर हम बात करें बैक पेन की भी, तो बैक पेन में भी बहुत बार ऐसा होता है कि आपका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा उसमें रोल अदा कर रहा होता है, जी। आपका पॉस्चर बहुत ज़्यादा रोल अदा कर रहा होता है उसमें, और आप सिर्फ मेडिसिन खा करके अपने आप को ठीक कर रहे होते हो। तो जो भी चीज़ है पहले आप स्वयं पे ध्यान दीजिए कि आपको कहाँ पर वर्क करना है, उसके बाद आप बाकी चीज़ों पे ध्यान दीजिए कि हाँ ठीक है, हमें कैसा किस चीज़ का ट्रीटमेंट लेना है, पर स्वयं पर ध्यान दीजिए कि हमारा क्या पॉस्चर ठीक है कि नहीं, क्या हमारा खान पान ठीक है कि नहीं, हमारा थॉट प्रोसेस ठीक है कि नहीं है, हमें कितनी देर हम स्वयं को दे रहे हैं। लाइक वो आप चाहे 5 मिनट का मेडिटेशन कीजिए, चाहे आप 20 मिनट का कीजिए, जितने देर भी करना है, पर आप क्या स्वयं के लिए ध्यान दे पा रहे हैं? इन सब चीज़ों पर पहले वर्क कीजिए, उसके बाद मेरा मानना है कि तब आपको मेडिसिन की तरफ जाना चाहिए। तो जो भी हमारे ये रहते हैं डिसीजेज, उसमें सबसे पहले हमें अपने इमोशंस पे वर्क करना होता है, क्योंकि बात ये रहती है कि नॉर्मल अगर आप एक बात कोई कहता है तो आप उस बात को कैसे ले रहे हैं, और जी। उस बात को लेने के बाद उसका कैसा एनालिसिस कर रहे हैं, यहाँ से आपकी हेल्थ स्टार्ट हो जाती है डाउन होने। कि आपने अगर उसको पॉजिटिव वे में लिया, आपका इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आपने किसी बात को नेगेटिव वे में ले लिया, तो आप जब किसी के सामने प्रेजेंट करेंगे उस बात को, तो लोग आपको सिंपैथी देने के लिए आपकी हाँ में हाँ मिलाएंगे। और हाँ में हाँ मिलाने में क्या होगा, आपका ईगो सेटिस्फाई हो रहा है केवल, लेकिन आप मेंटली बीमार होते जा रहे हो, और आपको एक हैबिट लग जाती है कि हाँ मुझे जब कोई सही कहेगा, क्योंकि सही सभी अपने आप को सिर्फ बताना चाहते हैं, और ये बिल्कुल। एक छोटे एक्सपेक्ट में हम जब जीने लग जाते हैं ना, तो ये बहुत बड़ा स्ट्रेस का कारण होता है कि हाँ मैं तो सही हूँ, देखो वो गलत है। इस तरीके की भावना में हम अपने आप को करेक्ट करना भूल जाते हैं।
हम अपने आप पे जी, वर्क करना भूल जाते हैं। हम एवरी टाइम दूसरों पे वर्क करते रहते हैं कि उन्होंने ऐसा किया इसलिए मैं बीमार हूँ, उन्होंने ऐसा किया इसलिए मेरा मूड खराब है, उन्होंने ऐसा किया। कोई किसी की सुख दुख का जो है वो बिल्कुल भी हिस्सेदार नहीं होता है। आप अपने सुख दुख के खुद ही जिम्मेदार होते हैं। तो कैसे किस बात को लेना है, इन सब बातों को आपको पहले फोकस करना चाहिए अपनी हेल्थ के लिए। फिर आप अपने शरीर के जो स्टिफनेस है उस पर वर्क कीजिए। तो आपका चाहे थायराइड का प्रॉब्लम हो, चाहे आपका डायबिटीज का प्रॉब्लम है, आपकी एनर्जी कैसी है, जो आप एनर्जी स्टोर कर रहे हो अपने अंदर, जो एनर्जी आप दे रहे हो वो कैसी है, जी, उस पर वर्क कीजिए जा करके। उसके बाद आप जो आपके मन का विचार हैं उस पर वर्क कीजिए, क्योंकि आपको स्ट्रेस होगा तो आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होने ही होने हैं। और जी, क्योंकि इसमें आप अपने खान पान का ध्यान नहीं रखेंगे, अपनी लाइफस्टाइल का ध्यान नहीं रखेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सबकी सब डिस्टर्ब हो जाती हैं। रात रात नींद नहीं आती है, क्या कारण है? स्ट्रेस ही तो है, अनवांटेड थॉट्स ही तो हैं जो चल रहे हैं। आप दवा खा रहे हैं, जी, दवा खा करके आपका माइंड सुस्त होता जा रहा है, बजाय इसके कि आप उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। तो ये सब बिल्कुल। चीज़ें थोड़ा वर्क करना ज़रूरी होता है महिलाओं को। बहुत इंटरेस्टिंग है जैसे आपने बताया कि ये सारी चीज़ें एक साथ वर्क करती हैं, तो मैं चाहूँगी कि ये अच्छा मौका है कि हम इस पे भी बात करें कि होलिस्टिक हीलिंग क्या है? जैसे आपने बताया कि जो हम सोच रहे हैं वो उस पे इम्पैक्ट हो रहा है, तो हमारे शरीर पे भी हो रहा है। तो जो कहते हैं कि माइंड, बॉडी, सोल का कनेक्शन है योग, तो यस, कैसे ये तीनों कनेक्टेड है और होलिस्टिक वेलबीइंग असल में है क्या? अगर आप उस पे बताएँगे तो? कि होलिस्टिक वेलबींग आपको नेचर से जोड़ने के लिए एक पद्धति है, समझ लीजिए। हम नेचर से दूर होते जा रहे हैं, एसी का सहारा ले रहे हैं, अपने जो है लाइफस्टाइल में पिज्ज़ा बर्गर इन सबको इंक्लूड करते जा रहे हैं। जो हमारे पुराने ज़माने की फाइबरस डाइट रहती थी, जो हेल्दी और शुद्ध तरीके से बना हुआ खाना रहता था, घर का खाना है, आपका जो है नेचर के पास जाना। आप कभी याद करके देखिए कब आप नंगे पैर घास पे चले थे, याद ही नहीं है, क्योंकि एसी वाली कार पे पूरा जाना है हम लोग का एक लाइफस्टाइल बन गया है। और ये जो दिखावा है, ये दिखावा जब आप अपने अंदर रखेंगे तो ये समझ लीजिए कि योग भी आपको सिर्फ दिखावे की वस्तु लगेगी। जैसे कि आजकल के सोशल मीडिया पे प्रदर्शन की वस्तु बन गई है योग। अगर आप स्वस्थ सही तरीके से सांस ले रहे हैं, आप नेचर के पास जाके कुछ समय बिता रहे हैं, नेचर से अपने आप को जोड़े, चाहे वो खाने पीने में हो, चाहे आपके लाइफस्टाइल में हो, चाहे आपके थॉट प्रोसेस में, आप नेचर से जोड़िए। सो देखिए ना, नेचर कितना जो है वो सिस्टमैटिक है। सूरज सुबह ही निकलेगा, रात आपको जो है चंद्रमा रात में निकलेगा, वर्षा ऋतु अपने समय पे आएगी, आपका जो है ग्रीष्म ऋतु अपने समय पे आएगी। जब इतना बड़ी प्रकृति अपने आप को बैलेंस करके रखते हैं, तो हम आप मनुष्यों को क्या बैलेंस नहीं करना चाहिए? मन, बिल्कुल, विचार और आपकी बुद्धि, तीनों में समन्वयता होनी चाहिए। जो आप बोल रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, अगर तीनों में लयबद्धता नहीं है तो आप स्वस्थ नहीं हो सकते हैं। जो आपका होलिस्टिक हीलिंग है वो आपको इसी तरह प्रेरित करता है कि नेचर से जुड़िए। आपकी बॉडी में 5 एलिमेंट्स होते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा। ये 5 जो तत्व होते हैं, पंच हुँ, महाभूत, इनका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे शरीर में भी होते हैं। जैसे आपको हम 1-2 एग्ज़ाम्पल देते हैं। जैसे हमारे टीथ है वो हमारी पृथ्वी का रूप है, हमारा गैस्ट्रिक जो है वो वायु का रूप है, हमारी जो जठराग्नि होती है वो अग्नि का रूप है। तो ये सब चीज़ें बैलेंस करेंगे तो हम प्रकृति में जो हमारे 5 एलिमेंट्स हैं वो भी बैलेंस होते जाएँगे। सब कुछ जब बैलेंस होता है तो इन बैलेंस के होने से हमारे चक्रास भी बैलेंस हो जाते हैं। और बिल्कुल। चक्रास बैलेंस है तो फिर हमारा पूरा जो आसपास की हमारी जो ऑरा है वो भी पॉजिटिव होती है। ऑरा पॉजिटिव है तो हमसे मिलने वाला व्यक्ति स्वस्थ खुश फील करेगा, और हमसे बिल्कुल। हम जहाँ भी जाएंगे पॉजिटिवनेस फैलाएंगे। तो ये होलिस्टिक हीलिंग इसी के अराउंड काम करता है हुँ, जा करके पूरी तरह से। बहुत सुंदर। थैंक यू इतना डिटेल में आपने जो हमें समझाया। एक ये है कि अभी क्योंकि हम पैंडेमिक में हैं, तो जब से ये कोरोना महामारी के कारण जब सारे लोग बाहर भी नहीं निकल पा रहे थे, काफ़ियों का था नेचर से भी डिस्कनेक्ट हो गए। तो जब इसमें कैसे योग और जो हम पूरी ओवरऑल हीलिंग की जो हम बात कर रहे हैं, तो कैसे ये हेल्प कर सकता है? और मुझे लगता है कि ये बहुत अहम होगा बहुत लोगों के लिए क्योंकि सबको अलग-अलग तरीके की बीमारियाँ हुई है इस वक़्त, उन चीज़ों से ग्रस्त हैं। तो कैसे योग इनके लिए एक बहुत बड़ा सहारा हो सकता है और जो आपका भी एक्सपीरियंस मुझे स्वाभाविक है कि आपका भी रहा ही होगा इस पूरे 2 ढाई साल के समय में। तो आप बिल्कुल। उसके बारे में अगर हमें कुछ शेयर करें तो लोगों को काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा। बिल्कुल स्मिता जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और इस समय तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जानना कि हम इस पेंडेमिक से निकले कैसे। इस समय देखिए ना, जब से कोविड आया है तब से लोगों के मन में एक खौफ बैठ गया है, और ये भय हम एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते जा रहे हैं। ट्रांसफ़र, जब हम भय को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो साथ में हम स्ट्रेस को भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं कि अरे बिल्कुल, ये नहीं करना इससे तुम्हें कोविड हो जाएगा, ये नहीं करना इससे कोविड हो जाएगा।
आप कोविड को होने से बचने, कहते हैं ना प्रिकॉशन इज बेटर देन प्रिवेंशन, तो आप जो है प्रिकॉशन लीजिए, ठीक है, पर आप इसको झेलने के लिए अपने आप को मजबूत बनाइए। आप हुँ, अपनी इम्यूनिटी पे वर्क करिए, बजाय इसके कि आप जो है बाकी चीज़ों से डर के बैठ जाएँ। कोविड होना है तो हो ही जाएगा, अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है, तो आपके लंग्स में स्ट्रांगनेस नहीं है तो हो ही जाएगा। तो आप अपने ब्रीथिंग पर फोकस कीजिए, क्योंकि कोविड जो है वो हमारे लंग्स पर इफेक्ट कर रहा है, हमारे थ्रोट पे इफेक्ट कर रहा है। नोज़ से हम लोग कहते हैं कि नोज़ पे हाथ मत लगाओ, नोज़ से जो है कोविड के हुँ, वायरस चले जाते हैं। तो आप अपनी इम्यूनिटी पे वर्क कीजिए, ब्रेथ वर्क पे अपना वर्क कीजिए, मेडिटेशन पे वर्क कीजिए, तो एटलीस्ट जो आपका माइंड से जो है कोविड है वो तो निकल जाएगा। फिजिकल कोविड 3 दिन बिल्कुल। के बाद नहीं परेशान करता, पर माइंड का कोविड ना वो हमेशा ही परेशान करता है, ये पैंडेमिक में मैंने देखा। और जिन जिन लोगों को ये कोविड का प्रॉब्लम हो भी गया था, उनको बहुत ही अच्छी अच्छी ब्रीदिंग टेक्निक्स थी, जिनके थ्रू उनको बहुत ज़्यादा लाभ मिला और उनकी लंग कैपेसिटी बढ़ी, उनके जो म्यूकस का जो पूरा इफेक्ट था वो भी कम हुआ। तो मुझे लगता है कि योग से बेहतर तो कुछ नहीं है, क्योंकि आप एक तरफ मेडिसिन खाते हो ना, तो उस मेडिसिन का आपका किडनी पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको मेडिसिन नहीं खानी है, आप मेडिसिन खाइए, पर उसको पूरी तरह से डिपेंडेंट मत हो जाइए मेडिसिन पे। आप मेडिसिन हुँ, खाइए और साथ में आप योग भी कीजिए, जिससे क्या होगा कि आपका उस मेडिसिन का असर जल्दी होने लग जाएगा और डॉक्टर आपको जल्दी ही उस मेडिसिन को छोड़ने के लिए सलाह दे देगा। जब डॉक्टर आपको सलाह दे तभी आप छोड़िए मेडिसिन को, अपने मन से नहीं। बहुत मेंबर्स ऐसे हमारे यहाँ आए जिन्होंने योग ज्वाइन किया और उन्होंने सोचा अच्छा होलिस्टिक क्लिनिक से तो हम ठीक हो जाएंगे, तो उन्होंने मेडिसिन छोड़ दी। फिर मैंने उन्हें सलाह दी, नहीं देखिए मेडिसिन नहीं छोड़ना है आपको, डॉक्टर बहुत ही एक्सपीरियंस होते हैं और वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पे आपको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपनी जो इम्यूनिटी है उसको स्ट्रांग करते जाइए, और आपका जो योग है, आपका जो ये होलिस्टिक हीलिंग है, ये आपको हेल्प करेगा कि आप जल्दी जल्दी रिकवर कर लीजिए। जब आप रिकवरी करते हैं तो आपके डॉक्टर जब आपका टेस्टिंग करते हैं तो वो उनको देखता है कि हाँ यार डोज कम करनी है, वो धीरे धीरे डोज कम करके अपने आप जैसे आपका मेडिसिन बंद कर देते हैं। तो ये चीज़ पे आप बहुत फोकस कीजिए। प्लस आप जो फिजिकल बॉडी है उसके लिए आपने एक्सरसाइज कर ली, मेंटली आपने जो है अपने डर को इस तरह से निकाल दिया कि आप फील कीजिए हम स्ट्रांग हैं, हमें कुछ नहीं होगा। जैसे आपने सोचा हमें कुछ नहीं होगा, वैसे ही आपने इस पर वर्क करना स्टार्ट कर दिया कि अच्छा नहीं होगा तो हमें इसके लिए क्या क्या करना है। हो जाएगा बिल्कुल। तो आप उसके प्रिकॉशन देखते हैं कि भाई ऑक्सीजन सिलेंडर ला के रख लो, घर में जो है पूरा एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर लो, हॉस्पिटल्स पता करके रख लो। इस पर तो वर्क करते हैं, पर इस पर वर्क नहीं करते हैं कि हमें नहीं होगा तो हमें उसके लिए क्या क्या करना है, उसकी कैसी तैयारी करनी है। तो ये बिल्कुल। लाइफस्टाइल पे वर्क अगर हम करते रहेंगे ना, तो हमें एक कोविड जैसी क्या कोई भी बीमारी नहीं होगी। बस लाइफ बहुत नेचर ही से जुड़िए। बहुत ही उम्दा और बिल्कुल आपके साथ सुबह ये डिस्कशन करके आपने ऊर्जा से भर दिया है और अब मैं चाहूँगी कि ये ऊर्जा और आगे आप बढ़ाएँ और जो वर्कशॉप है जिसके लिए काफ़ी दर्शक हमारे वेट कर रहे हैं, तो अब मैं आप पे सौंपती हूँ और आप हम एन्जॉय करेंगे आपका एक वर्कशॉप और काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा। तो अब आप करवाइए हमारे वर्कशॉप। अस्मिता जी, मैं यहाँ पर पूछना चाहूँगी कि हाँ जी। क्या हमारे दर्शकों ने कुछ बताया है कि उन्हें किस डिसीज़ के लिए कुछ आसन सीखने हैं, समझने हैं, या फिर मैं अपनी तरफ से ही उनको थोड़ा इंट्रोड्यूस करूँ? कुछ कुछ हमारा हमें कॉमन है कि जैसे किसी को जोड़ों में दर्द है या नी पेन है, क्या वो योग कर सकते हैं, नहीं कर सकते? इस तरह के हमें सवाल आए हैं और कैसे वो रोज़ इसे कर सकते हैं, जब गैप हो जाता है तो कैसे? और कुछ ऑफ कोर्स आप क्योंकि खुद का आपका भी अनुभव है, तो आप उसे भी जोड़कर जिसको और ज़्यादा वैल्यू हमें हमारे दर्शक को दे पाएँगे, तो आप उसको भी इंक्लूड करके बताएँगे तो हमें और भी अच्छा लगेगा। ठीक है, ठीक है। चलिए मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपने दर्शकों का पूरी तरीके से इसमें हेल्प कर पाऊँ, और आप लोग जो है हमसे अगर 15 मिनट का कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, जो कि आप लोगों को लिए जो डेली हंट के हमारे दर्शक हैं उनके लिए मैं फ्री देने के लिए तैयार हूँ। तो आप लोग प्लीज़ जो है वो हमारे मैम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप 8577-827-023 पर कॉल कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये हमारा एनवाईएमसी का ऑफिशियल नंबर है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं हमको, निर्मल योग मेडिटेशन सेंटर लखनऊ डाल करके आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आपको ज़रूर से। और आप उसमें भी हमारे बारे में सर्च करके हमें मैसेज कर सकते हैं। तो अगर आपको जानना है कि किसी भी डिसीज़ में हम कैसे कर सकते हैं या हमारी बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस है, जस्ट लाइक जैसे मान लीजिए आपको थायराइड का प्रॉब्लम है, तो जालंधर बंध बताया जाता है। जिनको योग के बारे में थोड़ा पता है तो उनको जालंधर बंध बताया जाता है कि हमारा थायराइड का प्रॉब्लम थोड़ा क्योर हो, उसका रूट कॉज। लेकिन अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी है तो फिर वो जालंधर बंध आप नहीं लगा सकते हैं। उस स्थिति में आप जालंधर बंध कैसे लगाएंगे और कैसे आपको उस चीज़ का लाभ मिलेगा, इस तरीके के जो कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं हमारी बॉडी में,
उसके लिए अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं या फिर आप टीवी भी देख के कर रहे हैं, रामदेव बाबा जी को देख रहे हैं या और कुछ सोशल मीडिया में देख के कर रहे हैं, आप उसके लिए भी हमसे कंसल्ट कर सकते हैं और अपने पोस्चर्स को या अपने लिए कस्टमाइज प्लान बनाने के लिए भी आप हमसे संपर्क करें और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके अपेक्षाओं पे खरी उतरूं। और बस ये एक मैसेज मैं कहना चाह रही थी। और अब हम अपने वर्कशॉप की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आज मैं आप लोगों को थोड़ा ये भी बताऊंगी कि अगर आपको बॉडी में कोई प्रॉब्लम है तो उसके साथ में आप कैसे करिए। जैसे आपको अगर बैक पेन है तो बैक पेन आप किस तरीके से सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही योग का नाम आता है तो सूर्य नमस्कार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सूर्य नमस्कार हम बैक पेन में और नी पेन के साथ कैसे कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हम किस तरीके से बाकी आसनों को भी परफॉर्म कर सकते हैं, उसके लिए फ्री आसन क्या होते हैं, उन सब के लिए मैं थोड़ा सा आपको गाइडलाइन करूंगी। और अगर आपको कोई क्वेश्चन को जो है वो हमें पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका भी आपको पूरा लाभ देने की कोशिश करूंगी। तो आइए आप लोग सभी अपने अपने मैट पे बैठने के लिए तैयार हो जाइए। तो मैं सबसे पहले नी पेन की एक्सरसाइज बताने जा रही हूँ आपको। इसके लिए मैं कैमरा सेट कर लूँ। अच्छा करती हूँ, आपको मेरी वॉइस आ रही होगी। अश्मिता, क्या आप क्लियर कर सकती हैं, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? देखिए, चेयर ले लीजिए। चेयर पे हम सबसे पहले बैठ जाएंगे, क्योंकि नी पेन होता है तो हमें नीचे बैठना मना कर देते हैं डॉक्टर। और नीचे बैठना जब मना होता है तो हम आसन कैसे करें? चेयर पे बैठ गए। चेयर पे बैठ के हमने अपने तलवों को जमीन पर पूरा सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद में हमने दोनों हाथों को घुटनों पे रख लिया और आंखों को धीरे से बंद कर दिया। क्योंकि जब योग की बात हम करते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करना होता है। किस तरह से हमें ब्रीथ इन करना है और किस तरह से हमें ब्रीथ आउट करना है, पूरा फोकस उसी पर रहना चाहिए। तो दोनों हाथों को घुटने पे रख लीजिए, आंखों को बंद कर लीजिए, मुस्कुराइए और धीरे से लंबी गहरी श्वास लीजिए। मुस्कुराइए और धीरे से श्वास को बाहर छोड़िए। इनहेल अगेन and exhale. Big smile on your face. धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए। दोनों हाथों को साइड में लेके जाएंगे, सांस को करते हुए दोनों हाथों को हमने उठाया, नमस्कार मुद्रा में लेकर आए और दोनों हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच किया। इस आसन से हमारे पीठ पे स्टिफनेस जो होती है, मसल्स जो स्टिफ हो जाती है, उसमें बहुत आराम मिलता है। धीरे से सांस को छोड़ते हुए हमने दोनों हाथों को नीचे कर दिया। फिर हम सांस को करते हुए हाथ को ऊपर लेके गए, आंखों को बंद किया, हाथों को ऊपर स्ट्रेच किया, होल्ड किया, 3, 2, 1। दोनों हाथों को साइड से स्ट्रेच करते हुए धीरे धीरे नीचे ले गया। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि जब हम किसी भी आसन में जा रहे हैं तो हमको जब वापस आना है अपनी मूल स्थिति में, तो हमें बहुत ही धैर्य के साथ धीरे धीरे वापस आना है। कभी भी इस प्रकार से नहीं करना है कि हमने किया तो धीरे धीरे अपने आसन में गए और उसके बाद इस तरह से हाथ छोड़ दिया। जब तक तो इसी तरीके से अपने आसन में वापस आते हैं। लेकिन आपको जब आप योग के अंदर जा रहे हैं, योग को साध रहे हैं, तो आपके अंदर धैर्य भी होना चाहिए। धीरे धीरे सांस को लेते हुए हाथ ऊपर कीजिए। आप सभी मेरे साथ कीजिए, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। आपको स्ट्रेच अप कीजिए और धीरे से सांस को छोड़ते हुए मुस्कुराते हुए अपने हाथों को नीचे करिए। हम चेयर पे बैठे हैं और हमें नी पेन है, तो हम बहुत ही छोटा सा अभ्यास है जिसे हम करेंगे। दोनों हाथों को पीछे
पीछे चेयर पकड़ लीजिए इस तरह से, सांस को भरते हुए धीरे से पैरों को ऊपर किया और पंजों को अंदर कर लिया। अंदर करते हुए पंजों को हमने इस तरह से अपने नीज को भी अंदर की तरफ मोड़ दिया। फिर सांस को छोड़ते हुए नीचे ले जाएंगे तो हमें जमीन पे नहीं रखना है, इस प्रकार और अंदर लेके जाएंगे, फिर हम वापस बाहर लेके आएंगे, इस बार क्लोज पॉइंटर रहेंगे, फिर हम नीचे लेके जाएंगे। अब आपको अगर नींद है तो आप धीरे धीरे इस पे वेट्स भी डाल सकते हैं। आपके बल्ले पर यहाँ पर आप वेट्स रख सकते हैं, जिसमें कि आप बाजू की गोली बना सकते हैं और पतली सी गोली बनाकर जैसे 1 kg 2 kg 3 kg की आप गोली बना लीजिए और धीरे धीरे करके वेट्स को बढ़ाइए, जिससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगा आपके घुटने में और आपके घुटने मजबूत हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप ओल्ड एज में हैं तो डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए इस विषय में। परंतु यंग एज में बहुत से बार ऐसा होता है कि हम रिपीट में होते हैं या ऑफिस वर्क करते हुए घुटने मोड़ते मोड़ते हमारे घुटने जाम होने लग जाते हैं, हम घुटने को मूवमेंट नहीं देते हैं। तो आप चेयर पर बैठे बैठे भी बहुत सारे आसन कर सकते हैं। आप ऑफिस में हैं अगर हैं तो कॉर्पोरेट योगा में हम लोग सिखाते हैं कि किस तरह से आप चेयर पर बैठ करके अपने ऑफिस के टाइम में 5-5 मिनट का ब्रेक लेकर के एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे बच्चे बैठे हुए हैं, दोनों हाथ सामने कीजिए, सांस को भरते हुए खड़े हो गए, सांस को छोड़ते हुए बैठ गए। ये हमारा उत्कटासन है, पर हम चेयर की मदद से इसको इसी प्रकार कर रहे हैं। सांस को भरते हुए खड़े हो गए, छोड़ते हुए नीचे बैठ गए। इनहेल अप एंड एक्सहेल। ये आसन अगर आप 10 से 15 बार करते हैं आपके घुटने बढ़िया और स्वस्थ रहेंगे। अब हमको इसी चेयर पर बैठ करके एक पैर को हमें फैला लेना है इस तरह से और एक पैर को हमें मोड़ के रखना है। सांस को भरते हुए हाथ को उठाया और जितना हम नीचे जा सकते हैं उतना नीचे गए, सांस को भरते हुए हाथ ऊपर, फिर सांस को भरते हुए हाथ ऊपर किया, छोड़ते हुए इस प्रकार से हमने त्रिकोणासन का पोज बनाया और सांस को भरते हुए हाथ ऊपर। ठीक, दूसरी तरफ भी हमको इसी तरह से करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा मैट उठाने का मन नहीं करता है, योग करने में आलस आने लगता है, तो आप चेयर पे बैठे बैठे अगर आप योग कर रहे हैं आपको लाभ भी पूरा प्राप्त होगा और आपको मोटिवेशन भी मिलता रहेगा कि ठीक है हम ऐसे भी योग कर सकते हैं, हम लोग वैसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से। इनहेल 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 एक्सहेल इनहेल one more time, inhale and exhale, inhale, ये 2-3 आसन आप अपने घुटने के दर्द के लिए कर सकते हैं और आप घुटने के दर्द के साथ में हम सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। उसके लिए आप होम मेड नी पैड अपना नी कैप बनाइए। उसके लिए आप बहुत आसान तरीका है, जैसे हमारा शॉक होता है ना, उसको आगे से कट कर दीजिए, जहाँ से ये पंजे का पार्ट होता है उसे कट कर दीजिए और उसको कट कर दीजिए। तो जो एड़ी वाला पार्ट है वो हमारे घुटने के लिए यूज होता है, जो हमारा यहाँ पर आता है पार्ट वो हमारे थाइस के लिए यूज होता है, जो हमारे पंजे का पार्ट है वो यहाँ के लिए यूज होता है। ये आपका घर बैठे नी पैड बन जाएगा। उसमें आपको करना क्या है, कोई आपका मसल क्लोथ हो, आपके सॉफ्ट सा कोई क्लोथ हो, उसको आप पहले बना करके घुटने पे रख लीजिए और उसके ऊपर से वो सॉक्स पहन लीजिए। देखिए नी कैप मार्केट में भी आता है, लेकिन वो बहुत टाइट होता है, उसको आप पहन करके योग नहीं कर सकते। आप अगर इस तरीके से ये योग के लिए नी पैड बना के रखेंगे तो आप जो घुटने के बल से करने वाले आसन हैं वो भी आप सावधानी पूर्वक करने पर कर सकते हैं। तो आइए हम आपको सिखाते हैं कि किस प्रकार से हमारा बैक पेन होता है और हमारा नी पेन होता है तो हम सूर्य नमस्कार करते हैं। सूर्य नमस्कार करने के पहले हमें वार्म अप करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि छोटे छोटे जो हमारे अंग होते हैं उनमें हमारे कड़ापन होता है और कड़ापन होने की वजह से मांसपेशियां क्षतिग्रस्त हो जाती है। जैसे कि आपने सुना होगा कि मैंने योग किया मुझे पेन हो गया। ये पेन वाली स्थिति जो होती है वो तभी होती है जब हमारी मांसपेशियों में लचीलापन नहीं होता है। तो हम थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम करेंगे और उसके बाद हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। इसके लिए आप सब स्थिति में खड़े हो जाइए। सम स्थिति का अर्थ होता है
दोनों पैरों में 2 इंच का अंतर करके खड़े होना, आगे और पीछे दोनों पैरों में बराबर बैलेंस होना चाहिए। हमारी आदत क्या होती है खड़े होने की, हम या तो इस तरीके से खड़े होते हैं या हम ऐसे खड़े होते हैं या फिर हमारे पैर ऐसे फैले हुए रहते हैं। इसकी वजह से नतीजा क्या होता है कि आपने सुना होगा कि हमारे एक घुटने में दर्द होता है, कोई कोई व्यक्ति कहता है हमारी एक तरफ कमर में दर्द होता है। ये स्थिति पॉस्चर की वजह से होती है। आप अपने दैनिक जीवन में भी अपने पॉस्चर को इस तरह से बनाइए कि आपका बैलेंस दोनों कंधों पे बराबर पड़े, दोनों घुटनों पर बराबर पड़े, दोनों के पर आपका बराबर बैलेंस पड़े, पूरी बॉडी संतुलित होनी चाहिए। ठीक है, तो आप जब इस आसन में खड़े होते हैं सीधे तो ये संतुलन आसन हो जाता है। समूह में खड़े हो गए और यहाँ पर हमने धीरे से अपने हाथों को बैलेंस किया। बैलेंस बना करके हमने पूरा बॉडी वेट एक पैर पे डाला और दूसरे पैर को गिरा छोड़ करके स्विंग कराया। 1 2 3 4 एंड 5। इसको नीचे से धीरे से रख दिया, दूसरे पैर को उठाया। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज के थ्रू हमने क्या किया, हमने अपने जो यहाँ की मसल होती है पेल्विक मसल्स उनको रिलैक्स करने की कोशिश करी। अब जिनको वेरिकोज वेन का प्रॉब्लम है, हील पेन रहता है, सुबह सुबह उठते हैं तो उनको हील में पेन होता है और जब वो चलने लगते हैं तो उनको ठीक हो जाता है। या फिर आपको पैरों में भयंकर दर्द रहता है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता है, आपका हार्ट का प्रॉब्लम अगर है, आप करेंगे जो मैं अगला आसन बताने जा रही हूँ वो ताड़ासन है। ताड़ासन में हम प्रीपोज पहले करेंगे फिर मेन पोज करेंगे। उसके लिए हमें हील्स अप करना है और डाउन करना है। तो आप कमर पे हाथ रखेंगे, सांस को करते हुए हील्स अप करेंगे और डाउन करेंगे। हील्स अप एंड डाउन, हील्स अप एंड डाउन। अब इसी स्थिति में यदि किसी को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो वो हील्स अप करके यहाँ होल्ड नहीं करेगा। जैसे ताड़ासन में हमें होल्ड करना सिखाया जाता है तो यहाँ पर होल्ड नहीं करेंगे, पंप करेंगे। थोड़ा सा ध्यान देकर के अगर हम आसनों को करते हैं तो ये थेरेपेटिक योगा हमारे लिए बड़ा साबित होता है। तो हम इस तरह से खड़े होते हैं और हील्स अप करने के बाद पंप करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी पिंडलियां यानी कि आपकी काफ सॉफ्ट होनी चाहिए। जब वो हार्ड होती है तभी हमें प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो इस तरीके से आप अपने पिंडलियों को विस्तृत कर सकते हैं। क्योंकि पिंडलियां हमारा सेकंड हार्ट होती हैं तो हमारे हार्ट की भी हेल्थ अच्छी रहती है। अब हम दोनों घुटनों के लिए अपने हाथों की कटोरी बनाएंगे, दोनों पैरों में डिस्टेंस करेंगे इस तरह से और डाउन करेंगे। 1 2 3 4 5। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें आपके तलवे नहीं उठेंगे क्योंकि आप रोटेट एक्सरसाइज कर रहे हैं। दूसरी दिशा में करेंगे 4 3 2 एंड 1। अब आप पैरों को उसी प्रकार से नीचे रखिए और अपने हाथों को घुटनों को नीचे करते हुए कमर पर रख दीजिए, राउंड कीजिए। 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉक 5 4 3 2 एंड कमर की एक्सरसाइज के बाद हम अपने कंधे की एक्सरसाइज करेंगे। शोल्डर को रोल बैक करते हुए क्योंकि दोनों शोल्डर के बीच में बहुत देखने में आ रही है आजकल। तो कमर की दर्द के साथ साथ हमें अपने पूरी पीठ की मांसपेशियों पे भी कार्य करना चाहिए। एंटी क्लॉक किया, ठीक है। फिर हम सांस को बढ़ते हुए जैसे हाथ उठा रहे थे उस तरह से सांस बढ़ते हुए हाथ उठाया और यहाँ राउंड किया। 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉक 5 4 3 2 1। ठीक है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम के लिए बहुत ही अच्छा आसन मैं आपको बताने जा रही हूँ जिसे आप करेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। दाहिने हाथ को बाएं कंधे पे रखिए, बाएं हाथ को दाहिने कंधे पे रखिए, गर्दन को आगे बढ़ाइए और अपनी चिन को अपने कलाई पर टेक दीजिए। सांस को करते हुए धीरे कोहनी की तरफ उठाइए और कोहनियों को उठाते हुए अपनी गर्दन को नीचे की साइड लेते जाइए। जैसे जैसे गर्दन नीचे जा रही है आपकी गर्दन पूरे पीठ में चिपकती जा रही है। फिर सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को नीचे लाते हुए अपनी कोहनियों को नीचे। अब हम नीचे का हाथ निकाल करके ऊपर
देंगे। पहली वाली में हम 5 से 6 बार से अभ्यास करेंगे और फिर हम नीचे वाला हाथ उठाने को करेंगे। सेम एक्टिविटी को रिपीट करेंगे। फाइनल क्लोजिंग डालने के बाद हम यहाँ पर होल्ड भी कर सकते हैं। 5 एंड डाउन में होल्ड भी कर सकते हैं, होल्ड करेंगे और ऊपर धीरे धीरे सांसों को लेते हुए हम अपनी फोकस करते हुए वापस आएंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप सांस छोड़ रहे हैं मुस्कुराहट चेहरे पर जरूर बना के रखिएगा, क्योंकि ये मुस्कुराहट ही हो गई है और तनाव ने हमें फेर दिया है। तो तनाव को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है मुस्कुराते जाएंगे और जीवन को स्वस्थता से जीते जाएंगे। आइए अब हम शुरू करते हैं अपना सूर्य नमस्कार, जो कि मैंने बैक पेन और नी पेन वालों के लिए बताने के लिए भी आपसे कहा था। आप उसके लिए दो काम कर सकते हैं, या तो आप कुशन का यूज कर सकते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन एक यूज कर सकते हैं उनके नीचे रखने के लिए। अदरवाइज जो स्थिति मैं बता रही हूँ उस स्थिति से भी आप कर पाएंगे। संस्कृत में खड़े होंगे, सांस को भरते हुए अपने हाथ को ऊपर उठाया, नमस्कार मुद्रा में बनाया, सांस को छोड़ते हुए हमने अपने घुटने के सीने पे किया अपने हाथ को और मुस्कुराया। फिर सांस को भरते हुए हमने अपने हाथ को ऊपर उठाया, सांस को छोड़ते हुए। अब बैक पेन है और नी पेन है, तो बैक पेन वाले केवल इतना रखेंगे, और जिसको बैक पेन नहीं है वो तो पूरा ही जाएगा, लेकिन जिसको बैक पेन है वो कुछ नहीं होगी, पर उनकी को सीधा रखेंगे। अब जस्ट अच्छी तकनीक के सामने नीचे गर्दन को काट नहीं करना है, इस तरह से रखें या आपकी पोजीशन फोर्थ के लिए आप दोनों घुटनों को अलग अलग रख दीजिए, जिससे कि आपका बैक बेंडिंग या आपका फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं होगी, क्योंकि आपको अगर बैक पेन है तो फॉरवर्ड बेंडिंग करना होता है। राइट लेफ्ट राइट। अगर आपको नी पेन है तो आप नी को ऐसे जमीन पर ले लीजिए, क्योंकि फाइनल पोज आपका ये लेना होता है। पर यहाँ हम मॉडिफाई कर रहे हैं, हम प्रैक्टिस करेंगे नी को उठा देंगे। तो 1 2 3 यहाँ पर होगा। धीरे से जब हम नी को जमीन में रखें, तो अगर हमने नी पे पकड़ा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज हमने ये कुशन रख दिया इसमें इस तरह से। उसके बाद इस तरह के करते हुए पैर को उठाया, आगे को मैं इस पोजीशन में हमारा जो पोजीशन है इसके लिए हमने दोनों घुटनों को जमीन पे रखा है, तो दोनों घुटने कुशन पर आ गए। और उसके बाद उन्हें हिप्स को नीचे नहीं रखना, जल्द को भी नीचे लेके गए, इसमें पैर रखते हैं। ये हमारा आसान नमस्कार। इस नमस्कार में आप कंसीडर करते हैं जैसे आसान नमस्कार करते हैं, सांस को भरते हुए ऊपर उठे। हमारा घुटना क्योंकि कुशन पर है तो हमारे घुटने के आंखों से कोई ज़्यादा स्ट्रेचिंग नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे बहुत आसान से कर सकते हैं। सांस को छोड़ते हुए धीरे से हमने तकनीक को संभालते हुए पोजीशन में आए, पोजीशन में धीरे से सहारा लेते हुए ये कुशन हटाया और आगे जाने के लिए हमने धीरे से अपनी नी को रखा और अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाया। फिर नी के नीचे वापस से कुशन लगा दीजिए। ये पोजीशन आ गई हमारी नाइन पोजीशन किया हुआ है। थर्टी करते हुए पीछे का पैर हमें आगे लेके आना है, किया गया है। आप करते हुए यहाँ पोजीशन पे आ गए, क्योंकि हमें बैक पेन का भी देखना है, इतना पोजीशन में है। सांस को भरते हुए हाथ ऊपर किए और सांस को छोड़ते हुए दोनों हाथ को साइड से स्ट्रेच कर दीजिए। अपने नमस्कार मुद्रा में वापस आ जाए। जब भी आप सूर्य नमस्कार करेंगे तो ये हमारा आधा आधा चक्र जब आप दूसरा पैर से यूज करेंगे, पूरा आसन प्रयोग करेंगे, तभी आधा चक्र पूरा होगा। तो आइए हम एक बार लेफ्ट पैर से भी करके देखते हैं। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। 1 2 नीचे डाउन 3 लेफ्ट लेफ्ट 4 राइट लेफ्ट 5 down, chest down, 6 8 7 6
मिशन पे आगे हमारे हमारे जैसे इस प्रकार से आसन करने पर आपको बैक पेन हो या हिल पेन हो, ये दोनों में ही लाभदायक है। अब कहते हैं कि पेट में अगर कुछ गड़बड़ी है तो आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो सकता है। कि हमने देखा भी है कि पेट दबा तो हर रोग दबा। अब पेट के लिए सबसे बढ़िया आसन है वज्रासन। और वज्रासन एक अकेला आसन है जो हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं। बाकी आसनों के लिए सावधानी में हमें 4 घंटे का गैप देना होता है। या तो आप खाली पेट कीजिए या फिर आप खाना खाने के 4 घंटे बाद कीजिए, जिसमें कि आपका सॉलिड फूड के 4 घंटे बाद, आपका जो लिक्विड फूड है उसके 2 घंटे के बाद आप आसन कर सकते हैं। वज्रासन में अगर आपको नी पेन है तो आपको डॉक्टर जमीन पे बैठने को मना करता है। लेकिन अगर आपका नी पेन एज का फैक्टर नहीं है, नॉर्मल नी पेन है और आप थोड़ा सा जैसे बैठे हैं कुर्सी पे तब नी पेन हो रहा है, खड़े पर चलने पर ठीक हो रहा है, तो आप जब घुटना मोड़ते हैं तब भी आपको पेन होता है। इस स्थिति में हम इस क्वेश्चन का यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे वज्रासन में बैठने के लिए, इसे समझिए। नॉर्मल स्थिति में लोग में बैठने का एक तरीका होता है जिसमें दोनों हाथ आगे रखते हैं, राइट लेग को आगे किया, लेफ्ट लेग को हमने जमीन पर रखा, राइट लेग को जमीन पर रखा, दोनों पैर को खोला और इस प्रकार से ऊपर बैठ के वज्रासन में आते हैं। लेकिन अभी मैंने जैसे कहा कि वज्रासन में नहीं बैठ सकते, हम या तो इसको यहाँ पर इस तरह से लगा कर बैठेंगे, बहुत ही आसान और आरामदायक रहेगा। तो वज्रासन में बैठते हैं। इस वज्रासन में बैठ करके हम आपको रेपिटेशन के लिए जब बहुत माइंड हमारा जो है एंग्जाइटी स्ट्रेस हो रहा होता है, उसके लिए बहुत ही आसान सा प्राणायाम आपको बताते हैं जिसे आप रोज अगर करेंगे तो बहुत लाभदायक होगा। शीतली प्राणायाम कैसे करना है, जबान से यथाशक्ति बाहर निकालिए, इसे रोल कीजिए, उसके बीच में छोटी सी नाली बन जाएगी, उससे आपको हवा को पीना है और जो आपके गले में ठंडापन महसूस कराएगी। इस ठंडेपन को महसूस करते हुए मुंह को बंद कर लीजिए, जबान बंद रखते हुए, और उसके बाद धीरे से सांस को छोड़ते हुए अपनी में वापस आइए। इस अभ्यास को आपको मैं एक बार करके बताती हूँ और आप सिर्फ 5 से 10 बार अगर नित्य प्रतिदिन अभ्यास करते हैं तो ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम से आपको लाभ मिलेगा, एंजाइटी स्ट्रेस के प्रॉब्लम से लाभ मिलेगा आपको, आपका मन संतुलित रहेगा, जीवन संतुलित बनेगा। शीतली प्राणायाम मुद्रा बनाने से ध्यान मुद्रा फर्स्ट फिंगर और मुट्ठी के बीच में जोड़ते हुए आंखों को बंद कीजिए, जबान को यथाशक्ति बाहर निकालिए। सांसों को थोड़ा बाहर कर दें। आइए अब हम इसका अभ्यास करते हुए अपने इस वर्कशॉप को समापन की तरफ ले जा रहे हैं। पहली सांस भरें, ओम का उच्चारण करें, फिर गहरी सांस भरें, Uh,
आई थिंक कुछ टेक्निकल ग्लिच हो रहा था, बट मैं सभी दर्शकों को थैंक यू करना चाहती हूँ कि जो अभी तक हमारे साथ लॉग्ड इन हैं और उन्होंने जो ऋचा जी ने योग कराया, मुझे आशा है कि आप सभी को वो कहीं न कहीं महत्वपूर्ण लगा होगा और आपने अपना योग दिवस हमारे साथ कुछ योग आसन करके साथ में शुरू किया है हमारे साथ। तो ट्यून इन रहिए, अभी और भी कुछ हमारे साथ सेशंस हैं जो इस ऐप पे आपको लाइव दिखेंगे और हम काफ़ी सारी बातचीत करेंगे और कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे और कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और निर्मल योग एंड मेडिटेशन सेंटर से कनेक्ट करने के लिए या और जानने के लिए आप हमारे आगे तक ट्यून इन रहिए। आप डिस्क्रिप्शन में हमारे यूट्यूब चैनल पर पढ़ सकते हैं या मैश के इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर देख सकते हैं और आपको मेरी डिटेल्स भी वहाँ मिल जाएँगी @transform with अस्मिता। थैंक यू वेरी मच। और आप आशा है आपका सभी का दिन अच्छा गुज़रे और आप हमेशा स्वस्थ रहें, ना कि सिर्फ़ शरीर से पर अपने मानसिक और सारे तनाव से मुक्त रहें। धन्यवाद। Now, I would like to give it over to my friend Harshita to take us through for the rest of the events that are lined up. Welcome on board. Thank you, Asmita. That was a very, very interesting and insightful conversation. And really enjoyed the live workshop by Richa ma'am. And very excited to take this forward with another panel. And we'll have Zubin Atré with us. So let's wait for another few minutes before we begin.
Hi, good morning, everyone. This is Harshita from MASH Project Foundation, an award winning social enterprise building a global ecosystem for social impact. A very warm welcome to all of you for today's panel discussion on the pathway to modern yoga with Zubin Atré, the founder of Atré Yoga and the renowned author of the internationally sold It Takes Two to Yoga. I would like to begin by wishing all of you a very, very happy and healthy International Day of Yoga. Yoga is a combination of the art and science of healthy and balanced living. It has adopted a holistic and spiritual approach to help the human body in its culmination of mind, body, and soul through exercise, mindfulness, and meditation. In all the hustle bustle of the 21st century, we often tend to disregard our physical and mental wellness. So, how do we take care of this through yoga? This is what our esteemed panelist, Zubin Atre, will talk to us about today. So, without further ado, join me in welcoming Zubin Atre. Hi, Zubin, welcome to the show. We're so glad to have you here with us today. Hi Harshita, good morning. Happy to be here. Great. So, to begin with, Zubin, I'm very curious to know how you started your yoga journey. What motivated you? How did you scale it to, found the Yoga Studio and, take it to different countries like Venice and Tokyo? See, my story was pretty simple. It just started with my own yoga journey where I wanted to learn more about yoga. I was a business graduate. I was actually studying business when I thought of becoming a yoga teacher as well. And the idea was not to become a yoga teacher. The idea was to learn more about yoga. So I ended up enrolling myself in a teacher's training course, which was held in Delhi. And from there it went on, like, because the subject was so interesting and so close to my heart, I ended up wanting to learn more and more about it. And and I don't even remember that when teaching yoga became more important than practicing yoga, and teaching yoga became a practice itself. So I think that's where I would say it's hard to pinpoint it, but I think those were interesting years. A lot of learning was happening, and which is what I guess was the onset of my yoga teaching journey. Um, and then I just simply went on teaching and teaching, and I had to set myself set number of hours that I have to teach every day. And after teaching for about 13 years, 14 years, I have now taught for over 16,000 hours. So, and I still continue to teach and still continue to log the number of hours I teach. Um, so the journey was just, it completely felt the way um, any yoga pose would feel like. Sometimes it's, enjoyable. Sometimes you find it's hard to get into. Sometimes you find it, that you can do better and all of that. So I think I can totally relate my yoga journey to any yoga pose and anything you feel during when you're doing a yoga pose. I think yeah, that would sum it up. Wow, that's very interesting how you relate your journey with a yoga pose. So I'm interested to know, you founded the Atre Yoga Studio, and you also founded this, Science of Atre Yoga. So what is Atre Yoga, and how is it different from traditional yoga? See, Harshita, Atre Yoga is very organized way of doing yoga. It's very neat and clean way of doing yoga, in which you understand that there is a set sequence that you have to follow, and there's a Mhm. set sequence which has over 300 poses which one needs to do. And the what sets yoga atre different from other forms of yoga is the importance of the yoga mat in this entire practice. So the whole idea is that there are no levels, and we have this understanding that people have different levels of strength, stamina, health condition, medical history. So every single body is unique. So if there are like 10 people doing yoga in a room, there are 10 unique bodies.
So we need to make sure that everybody kind of comes along when you're conducting a yoga class. So the one constant that I found in the entire yoga class was the yoga mat. So my instructions are all related to the shape of the yoga mat. So all the instructions you would receive will be with the reference to the reference to the shape of the yoga mat, and which makes it easy for a lot of people to understand, because it just simply takes away the levels, any kind of levels if there were any, and it makes them follow the instructions in much more precise way. And it's all about geometry, so we use a lot of geometrical references as well. Okay, now your body is appearing like a triangle, for an instance. Here you're forming a square, and your breath looks like this. And a lot of metaphors are also used, so which makes a very good learning experience for a lot of people. In fact, when the pandemic hit, and when we went from teaching from home to teaching online, it was really very easy for us, because our instructions were very precise. And because the instructions were very precise, people would be able to, we just have to tell them, okay, this is how you lay your mat, with your yoga mat parallel to the edge of the screen, and that's it. People were set to go. It was plug and play. So this is what is different with Atré Yoga, and the pranayama is incorporated, and we work on the end range of motion. And if you happen to be in a physical class, you'll be getting a lot of physical adjustments from the teacher who's there, who's teaching you, who's conducting the class for you. So the teacher lends you kind of their strength to you, so that you can get into the pose better, you can fit into the pose better. So the teacher kind of serves as an exoskeleton, more or less, which lends you the strength to get deeper into the pose. Yeah. Very interesting. So it's great that you mentioned the pandemic and how, during the pandemic, a lot of people shifted to online mediums to do yoga or other forms of exercise. And it's interesting how this particular form of Adre yoga was more convenient for people to practice online. I'm also interested to know because, I believe that yoga is not just for the body, but for the mind and soul as well. So, given that pandemic was such a stressful time for so many people, how do you think that yoga played a role during that time, and how can it continue playing a great role in people's lives to ease off some stress and just do better physically and mentally? See, indeed, when the pandemic hit, not just the pandemic, when the lockdowns were happening, I think we had a lot of time to spend with ourselves. So you need to be really fun to be entertained all the time, because you're spending a lot of time. A lot of people live alone as well, right? So I read something during those times. This quote was going around, which says that if you cannot go out, you go in, right? So you look into yourself, you basically meditate and spend time with yourself, and then see there are a few things you can learn. And we all went through those, up and down. We were working out like rigorously, and then there were people who were, picking up habits, for instance. So a lot of alcohol abuse was also happening during that point of time. So yoga, I think, was something we saw a peak in the demand of yoga classes. So we also had our online yoga classes were happening uh, more often than they were normally happening. And I think yoga did play an important role, because people were very curious about yoga and meditation. We were approached by a lot of corporate companies. They wanted us to conduct some yoga experiences for their employees working from home. And a lot of people a lot of companies, they requested us to teach people the ergonomics of sitting, for instance, on when they will be working from home. Because we never got the time to prepare our houses to work from home, the desks, the chairs, and the lighting, and everything along those lines. So people really ended up sitting on whatever chair was available for them to be sitting and working all the day. But also, people got some frequent breaks. So people realized that what are the things that are important, what are the things that are not important. But one thing people did definitely realize was that mental well-being is way more important than sometimes we think about. Um, you know that you can't just let it be, and you can't just heal itself, and there are some things that
some actions that we have to take. So yoga served as an overall wellness kind of a package which helped a lot of people in feeling better, in doing better, and bringing the best out of themselves, and then spending time with their with the people you live with the people So I think it did taught a lot of things to a lot of people. I met so many students during that point of time. I mean, just online, right? So like I've never met them, and so I know a lot of people, but I've never met them because we only taught them online classes. And people were joining from all over the world. People were joining from Italy. We had to have different slots for US timings. I was living in Tokyo at that point of time, so people were joining from Europe. People were joining from Brazil. So we had to have like all sort of timings to make sure that we are accommodating all the yoga students who were willing to do, because people were definitely finding it helpful. This was a complete package which was looking after their mental well-being, which was also looking after their physical well-being. Yeah, and keeping them sane, because that was very important. Absolutely. Thank you for sharing that insight. I think I also personally know quite a few people who, started their yoga journeys during the pandemic. In fact, I myself, started some form of yoga during the pandemic, and I do feel that it's super, super helpful to just, be in the flow and feel better. So, yeah, thank you for sharing that insight. My next question, and you've mentioned this before, is that there are a lot of myths around yoga. So, would you want to share a little bit about what these myths are and how can we take care of this? How can we raise more awareness about the benefits of yoga? Right. See, there are myths, there are misconceptions, there are some questions which people have in their head. For an instance, oh, you know what? I cannot do yoga because I'm not flexible. This is something which I get a lot, and people think like, oh, yoga, I'm not the yoga person. So this is a complete myth that you need to be a yoga person, or you need to be able to flexible to be able to attend a yoga class. That's not the case, people. If you have never tried yoga before, I think um, go for a smaller class, go for an easy class, watch a video online. Just simply don't even do it. Just simply watch it and see how the person does it, teaches you. Recognize a good teacher for yourself. So that's one myth or misconception I would like to tell people, that if you feel that you're not flexible, if you relate with what I'm saying, that hey, listen, I'm not flexible, that's the reason I'm not doing yoga, that gives you actually in fact more of a reason to practice yoga. If you feel that you're not flexible, so when you say that you are not flexible, it's not your problem. When you end up in a yoga class, it's not your problem when you're not flexible. It's the yoga teacher's problem. So for an instance, when some people feel conscious about, oh, you know what, it was my first time. Was I good in class? Did I do well and all that kind of stuff? It's just like going for a massage, for an instance. When you go for a massage, you don't have the pressure of performing anything, right? So it's similarly, you should be it's the person who does work on your body should be feeling where you're tight, where you're not. So the similar way, it's yoga teachers job to make sure that you feel accommodated. So that's why finding a yoga teacher who knows what they're doing is very important. And it's like saying like, oh, I don't know, I'm not going to touch the water, I'm not going to get into the pool unless I know how to swim. You see what I'm saying? So in order to Yeah, learn how to swim, you have to get to the pool. You have to get familiar with. You have to be comfortable in the water to be able to swim. right. So that's one. Second is that you cannot combine. Oh, I go to gym, so that's the reason I'm not going to yoga. Hmm. This happens a lot. If you're going to gym, um, then it's a must for you, because there are things that gym sometimes overlooks, and it kind of, when you're picking up weights, for an instance, you need to be able to make sure that you are also maintaining the healthy range of motion, you're maintaining the flexibility levels in your body. So whatever you're doing in gym is okay, but it needs to be not compensated, it needs to be complemented, and um, complemented with your yoga moves, and also with your breathing techniques. So that second thing I would like to clear for a lot of people, that
And it applies on any sports. In fact, when you do yoga, you'll be getting better at whatever you do in the gym, because yoga gives you that ability to, it provides you that coordination with the movement of your own body. For instance, when you're moving your arms, when you do bench press, when you're doing pull-ups, or when you're doing anything else. So these are the things that are going to help you with a lot of things. When you're practicing yoga, if you're a swimmer, you should definitely do yoga, because it's going to help you Right. with good lung capacity. I don't know if you're doing into any kind of aiming sports, for instance, 10-meter air rifle shooting. You should definitely go and get some yoga lessons, do some meditation. That's going to help you. What else? Help me with something, Harshita. What are the other common myths? I will try to burst them. I think these are definitely quite a few. And personally speaking, I also, because I was the person before pandemic, I would go to the gym. So because during the pandemic I couldn't go, I started yoga. But I do feel that if I continue gymming, then I might not have stepped into yoga. So I think that's a very, very important thing for people to know, that the both can go complementary. And yoga, I like certainly believe that, it's one thing that can help you do better in so many ways, regardless of what kind of exercise or what kind of physical activity you do. So it complements everything. So I think you did address that very important issue. So thank you for sharing that. And I would definitely, if our audience has any more questions, I would share those with you, and you can address those. Um, yeah. So one more very interesting thing that, I even picked a copy. So you've titled this very interesting book. It Takes Two to Yoga. So what is that book about? In what is the idea behind that, and how did it strike you? Um, I can be honest here. See, actually, the book. I was approached by an editor, and she asked me like, "Hey, listen, if I want to write a book, if it is something in my in my in my bucket list of the things I wanted to do as a yoga teacher," I said yes. It was there definitely, but it wasn't right there at that point of time. But um, I happily, you know, took that offer, and she's like, "What is that you want to write about?" And I said, I felt all of a sudden very responsible, because there's a lot that needs to be written about yoga, especially the asana bit, and um, which is what, and especially the applied yoga needs to be written a lot about. But when I was in, when we were brainstorming about the idea, she's like, "How about you write yoga where two people can do yoga together? Write a book." Because she has attended one of my workshops where we were teaching couples to, do yoga together, couples and parent child and colleagues and friends just coming over to the yoga studio in Atré yoga studio in Chapurjat, and we were doing a lot of fun activities at that point of time. And so the idea just came up, and she's like, and it instantly just said okay to it. I said, "That's a great idea, I would love to write about it." And then she suggested me the name as well, because it kind of, the name sounded so right, and I was like, okay, that's it. I'm definitely going to write it. And I happily said that I'm going to write the book. And so whatever she said, I kept saying yes, yes, yes to it. And at some point she said, "Oh, would you be able to write the book in 6 months?" And I said yes. Oh, that was a mistake though, because it took me way more than 6 months to write the book. And I was, I had to, I was traveling as well. I was, so half of the book is written in Delhi, half of the book was written in Berlin, half of the book was written in Amsterdam. So it was a little bit of, but I enjoyed. It was challenging to write the book, but I enjoyed whatever, you know, could come across uh, through that book was very interesting. And especially there's a chapter right in the beginning where it says like how a parent and child can do yoga together, how an infant can also do yoga with a child. So that was the whole idea. That was the whole concept of having a yoga book that led two people to do yoga movement on single mat. Very interesting. I cannot wait to dive into my own copy. Um, Great. So,
because you'd mentioned, myths. One of our somebody from the audience wants to know, because you've mentioned how um, it's difficult. You need to find the perfect teacher. So if you want to share any tips on how to find that match, and because there's so much content online on yoga, a lot of it is not even verified. So how do you choose? How do you get access to the right information? See, I think I would like to correct you by saying, see, perfect teacher is not going to happen. Um, so if you try to chase the perfection and find somebody who's the only person who's going to teach me yoga, your yoga practice might never actually start. So I would suggest that people can look into some studies where if somebody claims, so be skeptical. Totally, it's totally fine when you don't agree with what your yoga teacher says and you want to dig into the details more. You want to find a research that's backing that up. Because yoga is an ancient practice, so we have along the way we have lost a lot. So things that were held true maybe back in time, right now they might not be able to work the same way. uh, so when you're looking at a yoga teacher, I think you should try different yoga studios. First, get familiar with the practice, do a little bit of educate yourself on it, pick up some good books about yoga, and see what form of yoga you also want to do and what's the goal behind. Whether you want to fix a physical ailment, whether you want to attain more peace in your life, whether you're looking yoga for spirituality, whether you're looking yoga to meet more people in your community, for instance. So there are different goals that might be there. There are different motivations behind on that can help you. Once you educate yourself with it, you would definitely. And don't just go into a yoga studio and then sign up there. Try one class. There's no harm in doing that. Try one class, see if that works for you. And it's not only the yoga teacher, everything else around it, the environment of the yoga studio, for instance, and how long does it take for you to get to that place every time? Because if it's taking 1 hour and a half to get to your yoga class, you might find yoga studio that's closer. So be practical and try different yoga studios, different teachers, learn from online um, good sources, verified sources, um, where people know what they're doing. That's, I think, the way to go about it. And it doesn't only apply on yoga; it applies on anything you want to learn. Absolutely. Yeah, yeah, I agree with you. Another question from our audience is, how can they sign up for your classes, or if you are still taking online classes, or if they want to sign up for your workshop in Delhi? So, Uh, how can you do that? Yeah. See, we have the yoga classes happening in right now. We are taking the students for August. So August 20th is when we are letting people in. So we have right now students can come. There's a website called www.zubinaatre.com. So if you go into that website, there's a contact form. You can just simply drop a message there, and we will get back to you on this, and we will let you know what the schedule is and other details about the yoga classes. Yeah, that's how it works. It's very simple. Great, sounds good. So we'll also add those links post event, so it's easier for our audience to check it out and access more of your content. Zubin, my last question for you is, what is your message, or what are some tips that you would want to give to someone who is just starting out with their yoga journey? And how should they go about it? How should they keep themselves motivated and not give up too easily? How to keep motivated? See, first is we must not overbite. So uh, if you're a beginner, if you want to start your yoga practice, maybe look at three to 3 times in a week or something. Start a practice. If you're practicing it on your own, have something which is like less than an hour of a class, and continue to do. Because motivation, I don't think once you start yoga, motivation is not an issue, because once you start it, and if you're doing it with the right person, because that makes a big difference, you would definitely see the improvements, and that makes you want to
keep doing it, because it just improves the overall quality of your life, overall quality of your sleep, your breathing, your response to a lot of things, you know your behavior. So you see, the way yoga works, it works 360. And I think it just definitely then helps you to keep coming back for more. Talking about your own practice of yoga, I think keep it simple, keep it small, and practice it on your own without making it too complicated. Great, awesome. I think that's some great advice. I totally agree that once you started, you do not want to go back. So great. Thank you so much, Zubin, for joining us today for this very insightful conversation. I hope that this discussion helps a lot of people start their own yoga journeys. And I am sure that a lot of people would want to follow you. So everybody, we also have Zubin's handle live on Daily Hunt. Please follow for a lot of interesting content, and you can also follow Zubin on Instagram and his website, and do get a copy of his very interesting book. Great. Thank you, Zubin, and thank you, Daily Hunt and Match, for this opportunity. See you. Very happy International Yoga Day once again. Same to you, Harshita. Thanks a lot. Thanks a lot. The MASH project and the Daily Hunt. Thanks a lot. It was lovely. Thank you. Bye bye.